नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने देखा था प्रतिरक्षा एवं रक्त समूह है चैप्टर नंबर 4 में, और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं अध्याय 2 मानव तंत्र के बारे में। और सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें श्वसन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हमारी वेबसाइट www.studylearner.in पर जाना न भूलें। वहाँ पर आपको ढेर सारी सामग्री मिलेगी। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं। हमारा जो चैप्टर है वो रहेगा श्वसन व श्वसन तंत्र का। तो इसमें आप पढ़कर बहुत सारा फ़ायदा ले सकते हैं। आप बहुत ही शानदार तरीके से सरल शब्दों में ये आपको समझाया गया है। तो आप इसमें देखकर ये पूरा फ़ायदा उठाकर और अपना ज्ञान बढ़ा सकते हैं और अपनी एग्ज़ाम की तैयारियों को जारी रख सकते हैं। देखिए, इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। श्वसन का परिचय व परिभाषा पढ़ेंगे, मानव श्वसन तंत्र का नामांकित चित्र पढ़ेंगे, मानव श्वसन तंत्र के मुख्य अंग पढ़ेंगे, मानव श्वसन की क्रियाविधि पढ़ेंगे और श्वसन मांसपेशियों के बारे में हम सामान्य जानकारी यहाँ पे प्राप्त करेंगे जो आपके पाठ्य वस्तु में दी गई है। दोस्तों, परीक्षा की दृष्टि से ये जो चैप्टर है वो 5 अंक का होगा यहाँ पर। और जैसे राज्य सरकार का आदेश है कि इस बार परीक्षा में छोटे प्रश्नों को अधिक सम्मिलित किया जाएगा और उनमें विकल्प भी दिए जाएंगे। अथवा का या 2 प्रश्न दिए जाएंगे प्रत्येक प्रश्न में, और उनमें से जो आपको आता है वो आप कर सकते हैं। तो हम उसी हिसाब से ये तैयारी भी करेंगे। अब देखिए, हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे श्वसन के बारे में। श्वसन का सामान्य परिचय। प्रत्येक प्राणी जो सजीव है वह श्वसन की क्रिया करता है। यानी हम मुख्य तौर पे देखें तो गैसों का आदान प्रदान यानी O2 और CO2 का आदान प्रदान ही श्वसन कहलाता है। लेकिन हम थोड़ी सी गहराई में जाएं तो देखेंगे कि कोशिकीय स्तर पर गैसों के विनिमय यानी O2 और CO2 की क्रिया जो पर्यावरण, रक्त और कोशिकाओं के मध्य होती है को श्वसन कहते हैं, रेस्पिरेशन कहते हैं। अब यहाँ पे एक डायग्राम है, इसमें आप देख सकते हैं कि ये हमारे ब्लड कैपिलरीज हैं। ये हमारी ब्लड कैपिलरीज हैं। यहाँ पे O2 और CO2 गैसें हैं वो बन रही, अवशोषित हो रही हैं और बाहर निकल रही है। यहाँ से जो रक्त कणिकाएँ हैं वो O2 लेकर आती हैं और CO2 को यहाँ से छोड़ देती हैं। ये हमारे एल्वियोलीज हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये एल्वियोलीज बनाई गई है। ये एल्वियोलीज है, यहाँ पर गैसों का आदान प्रदान होता है। ये रक्त नलिकाएं और एल्वियोलीज के मध्य गैसों का आदान प्रदान होता है। अब देखिए, मानव श्वसन तंत्र को एक नामांकित चित्र की सहायता से हम देख रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं आसानी से कि ये हमारा श्वसन तंत्र है, जिसमें ये नासिका से स्टार्ट होता है, शुरू होता है, फिर मुख गुहा, फिर ग्रसनी आएगा, फिर स्वर यंत्र है, श्वास नली है, श्वसनी है और फेफड़े हैं, और अंत में मध्यपट होता है। ये हमारे श्वसन तंत्र के प्रमुख भाग हैं। मानव श्वसन तंत्र के मुख्य भाग कौन कौन से हैं जो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये 2 भागों में बांटा गया है, ऊपरी श्वसन तंत्र और निचला श्वसन तंत्र। ऊपरी श्वसन तंत्र का मतलब है जो हमारा गला है, हमारी गर्दन है, उसके ऊपर वाला भाग ये ऊपरी श्वसन तंत्र कहलाएगा, और गले के नीचे वाला भाग है वो निचला श्वसन तंत्र कहलाएगा। अब इसमें कौन कौन से पार्ट हैं वो आप देख सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मुख की, नासिका, ग्रसनी, फेरिंक्स और स्वर यंत्र लेरिंक्स। ये ऊपरी श्वसन तंत्र के मुख्य भाग हैं। अब हम बात करते हैं निचला श्वसन तंत्र, जिसमें श्वास नली, ट्रेकिया,
श्वसनी ब्रोंकाई, श्वसनिका ब्रेंकियोल, वायुकुपिकाएँ एल्वियोली और लास्ट में फेफड़े। ये हमारे श्वसन तंत्र के मुख्य भाग हैं। अब हम बात करते हैं आगे मानव श्वसन तंत्र के प्रमुख भाग कौन कौन से हैं, उनके बारे में हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे नासिका के बारे में। दोस्तों, सभी आप परिचित हैं नाक के परिचय से। तो मानव में एक जोड़ी नासा द्वार पाए जाते हैं, ये सभी परिचित हैं, और वायु हमारे शरीर में इसी भाग से प्रवेश करती है। प्रत्येक नासाद्वार एक नासापथ में खुलता है। वायु में मिश्रित धूल के कण एवं जीवाणु श्लेष्मा में चिपककर इसी पथ के अग्रभाग में रह जाते हैं और स्वच्छ निस्पंदित वायु फेफड़ों तक पहुंचती है। दोस्तों, हमारे नाक के अंदर बहुत सारे श्लेष्मा ग्रंथियां होती हैं जो श्लेष्मा का स्राव करती हैं, एवं सूक्ष्म रोम होते हैं जो मिट्टी एवं धूल के कणों को रोक लेते हैं, और श्लेष्मा है वायु को ठंडा करके और अंदर भेजती है ताकि हमारे शरीर का जो तापमान है वो और ना बढ़े। अब हम अगले भाग की ओर चलते हैं जिसका नाम है ग्रसनी। नासापथ ग्रसनी में खुलता है और ग्रसनी है वो कंठ में खुलती है। ग्रसनी कहाँ खुलेगी? कंठ में खुलेगी। आइए हम अगले भाग की ओर चलते हैं। अगला भाग है कंठ। देखो, कंठ को हम स्वर यंत्र के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? स्वर यंत्र के नाम से भी जानते हैं। कंठ आगे श्वास नली में खुलता है। इसमें हमें कोई ज़्यादा याद रखने वाली बातें नहीं है। फिर हम आगे बात करते हैं श्वास नली की। देखिए, यह कंठ से प्रारंभ होकर गर्दन में होती हुई वक्ष गुहा तक स्थित होती है। श्वास नली सी आकार के वर्ताकार छल्लों से बनी हुई होती है, ये हमारी श्वास नली को पिचकने से रोकती है। जब हमारी श्वास नली में हवा नहीं होती है या वायु नहीं होती है तब ये इसे पिचकने से रोकती है। अगला पार्ट हम देखेंगे श्वसनी। देखिए, श्वास नली वक्ष गुहा में दो भागों में बट जाती है जिन्हें क्रमशः दाईं व बाईं श्वसनी कहते हैं, और प्रत्येक श्वसनी अपनी तरफ के फेफड़े में प्रवेश कर जाती है। दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लग रहा है? आप हमें उत्साहित करते रहें, आप अपना प्यार बनाए रखें, कमेंट करते रहें और हमें ये सलाह भी देते रहें कि हमें और क्या सुधार करने की आवश्यकता है। अब अगले भाग की ओर चलते हैं हम फेफड़े के बारे में। अब हम बात करते हैं फेफड़े, जो हमारे श्वसन तंत्र का अगला पार्ट है और ये मुख्य पार्ट है। देखिए, फेफड़े कैसे होते हैं? लचीले होते हैं, कोमल होते हैं, हल्के गुलाबी रंग के होते हैं। बायां फेफड़ा दो खंडों में व दाहिना फेफड़ा है वो तीन खंडों में विभक्त होता है, यानी 2 या 3 भाग होते हैं। दाहिना फेफड़ा बाएं फेफड़े से लंबाई में थोड़ा छोटा होता है। ये दोनों जोड़े में यानी ये जोड़े में होते हैं, वक्ष स्थल में दाएं व बाएं भाग में स्थित होते हैं। आप इन सभी से परिचित हैं। प्रत्येक फेफड़ा स्पंजी ऊतकों से बना होता है। प्रत्येक फेफड़े में असंख्य कोशिकाएं व वायु कुपिकाएं होती हैं, और जो वायु कुपिकाएं हैं वो श्वसन तंत्र की इकाइयां भी कहलाती हैं। वायु कुपिका एक कप नुमा संरचना होती है। वायु कुपिका श्वसनिका के अंतिम सिरे पर स्थित होती है, यानी जो अंतिम सिरा है उस पर ये कुपिका स्थित होती है, और इसी कुपिका के द्वारा ही गैसों का आदान प्रदान होता है। इसलिए इस कुपिका को हम श्वसन तंत्र की इकाई के नाम से जानते हैं। अब हम पढ़ेंगे श्वसन की क्रियाविधि। श्वसन की क्रियाविधि को हम 2 भागों में बांटकर पढ़ेंगे। पहला हम यहाँ पे पढ़ेंगे निःश्वसन के बारे में, जिसे हम इंस्पायरेशन भी कहते हैं। तो देखिए, क्या होता है, जब हम वायुमंडलीय वायु को खींचकर फेफड़ों में भरने की क्रिया करते हैं तो वह निःश्वसन कहलाती है। सीधे शब्दों में कहें तो श्वास को अंदर खींचना, ये निःश्वसन कहलाता है। इस क्रिया के लिए हमारे मस्तिष्क में जो श्वसन केंद्र है उसमें उद्दीपन प्राप्त होते हैं,
और इसी उद्दीपन के कारण हमारे जो बाह्य इंटरकोस्टल पेशियां होती हैं वो संकुचित होती हैं, जिससे पसलियां बाहर की ओर झुक जाती हैं, यानी हमारी जो पसलियां हैं वो बाहर की ओर फैलती हैं। इससे हमारी जो वक्ष गुहा है उसका आकार बढ़ जाता है, आयतन बढ़ जाता है और उसमें हवा भर जाती है। इसी समय डायफ्राम की अरीय पेशियां संकुचित तथा उदर पेशियां शिथिल हो जाती हैं, यानी हमारे जो पेट की पेशियां वो शिथिल हो जाती हैं और डायफ्राम की जो अरीय पेशियां हैं वो संकुचित हो जाती हैं, जिससे क्या होगा, वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है। इसके साथ ही फेफड़े का आयतन भी बढ़ जाता है, फलस्वरूप श्वास मार्ग से होती हुई वायु फेफड़ों में भर जाती है। अब देख सकते हैं चित्र में निःश्वसन को, इंस्पायरेशन को, देखो बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे समझाया गया है। देखो यहाँ पे चित्र में आपको समझाया गया कि हम नासा द्वार के द्वारा वायु को अंदर लेते हैं। जैसे ही हम अंदर लेंगे तो हमारे मस्तिष्क में जो ग्रंथियां हैं, जो संकेत मिलते हैं, हम उद्दीपन मिलते हैं, वो क्या करेंगे, हमारे जो इंटरकोस्टल पेशियां हैं उनको बाहर की ओर ये प्रेशर लगाएंगे, ये बाहर की ओर जाती हैं और हमारा जो डायफ्राम है वो नीचे की ओर संकुचित होता है, जिससे वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है। और आप यहाँ पे देखिए सजीव चित्र भी यहाँ पे बनाया हुआ है एक, क्योंकि ये इस चित्र में आप देख सकते हैं किस प्रकार हमारी पेशियां हैं वो क्रियाएं करती हैं। अब हम बात करते हैं आगे, जो दूसरा भाग है निःश्वसन यानी एक्सपायरेशन, और फेफड़ों में भरी वायु को बाहर निकाला जाना निःश्वसन कहलाता है। हम सीधे शब्दों में कहें कि श्वास का बाहर निकलना। देखिए इसके लिए भी हमारे मस्तिष्क में क्या होता है, जो हमारा श्वसन केंद्र होता है मस्तिष्क का, उसमें उद्दीपन प्राप्त होने पर अंतः इंटरकोस्टल पेशियां अब संकुचित हो जाती हैं, डायफ्राम की पेशियां अब शिथिल हो जाती हैं तथा उदर गुहा की पेशियां भी संकुचित हो जाती हैं। यानी जो निःश्वसन में पढ़ा था हमने, उसकी विपरीत क्रियाएं यहाँ पर होती हैं। फलस्वरूप वक्षीय गुहा के साथ फेफड़ों का आयतन वापस कम हो जाता है, पहले बढ़ा था अब यहाँ पे कम हो जाता है, अतः फेफड़ों की वायु श्वसन मार्ग से होती हुई बाहर निकल जाती है। निःश्वसन को हम इस डायग्राम के द्वारा भी समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पे हमारा जो डायफ्राम है वो अंदर की ओर सिकुड़ेगा, ये इंटरकोस्टल पेशियां हैं वो अंदर की ओर संकुचित होती हैं, अंदर की ओर संकुचित होती हैं और फिर वायु नासा मार्ग के द्वारा बाहर निकाल दी जाती है। इस प्रकार से ये क्रिया होती है एक्सपायरेशन की। आप इस चित्र में भी देख सकते हैं कि किस प्रकार ये क्रियाएं संपन्न होती हैं। यहाँ पे ये समझाने की कोशिश की गई है कि जो हमारा डायफ्राम है वो किस प्रकार हमारे श्वसन में मदद करता है। अब श्वसन में जो मांसपेशियां भाग लेती हैं उनके क्या क्या कार्य हैं हम यहाँ पे देख सकते हैं। श्वसन मांसपेशियां श्वास को लेने व छोड़ने में मदद करती हैं। दूसरा है, मुख्य रूप से श्वसन के लिए डायफ्राम उत्तरदायी होता है। थर्ड बात हम करेंगे कि डायफ्राम कंकाल पेशी से बनी एक पतली चादर नुमा संरचना है जो वक्ष स्थल की सतह पर पाई जाती है। हमारे जो चेस्ट है उसके वक्ष स्थल, जो जिसे वक्ष स्थल कहते हैं, उसकी सतह पर पाई जाती है। मध्यपट या डायफ्राम के संकुचन से वायु नासिका से होती हुई फेफड़ों के अंदर प्रवेश करती है। हमारा डायफ्राम संकुचित होता है तो वायु नासिका से होती हुई फेफड़ों के अंदर प्रवेश कर जाती है, जैसा कि अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था। अब मध्यपट के शिथिलन से फेफड़ों से वायु वापस बाहर निकल जाती है। पसलियों में विशेष प्रकार के इंटरकोस्टल मांसपेशियां होती हैं जो मध्यपट के संकुचन व शिथिलन में मदद करती हैं। तो ये हमारी श्वसन मांसपेशियां थी, इनका जो कार्य था। अब देखिए यहाँ पे एक चित्र के द्वारा आप देख सकते हैं इंटरकोस्टल पेशियां, ये यहाँ पे आपको चित्र में दिखाई गई है कि किस प्रकार की होती हैं। आप देख सकते हैं ये हमारी पसलियां, इनके बीच बीच में आप देख सकते हैं ये इंटरकोस्टल पेशियां आप देख रहे हैं और यहाँ पे आपको ये दिखाए गए हैं।
हमारी पसलियां हैं, ये फेफड़े हैं हमारे, जो गुलाबी रंग की संरचना आप देख सकते हैं दोनों ओर। ये हमारा डायफ्राम है, देखिए नीचे आप देख रहे हैं एक चद्दरनुमा संरचना देख रहे हैं आप चित्र में, ये डायफ्राम होता है। और देखो यहाँ पर आप एक संरचना देख रहे हैं ये, और इसी का ये भाग विस्तार से आपको यहाँ पे दिखाया गया है। इंटरकोस्टल मसल्स इस प्रकार की होती हैं, और ये प्लूरल कैविटी है हमारी, ये लंग्स का एक भाग है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। आप आसानी से इसको समझकर और ये देख सकते हैं, समझ सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं आगे श्वसन का क्रिया विज्ञान, फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन। देखिए श्वसन एक जैव रासायनिक क्रिया है। श्वसन की श्वास लेने की प्रक्रिया की यांत्रिकी में वायु संचालन के लिए वायुमंडल तथा वायु कुपिका के मध्य ऋणात्मक दाब प्रवणता तथा मध्य पटल के संकुचन का प्रयोग होता है। ये एक महत्वपूर्ण क्रिया है। यहाँ पे वायुमंडल तथा वायु कुपिका के मध्य एक ऋणात्मक दाब प्रवणता होती है, जिससे ये श्वसन क्रिया संपन्न होती है। श्वसन की प्रक्रिया दो स्तरों में संपन्न होती है, एक होता है बाह्य श्वसन, एक होता है आंतरिक श्वसन, यानी एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और इंटरनल रेस्पिरेशन। दोस्तों हम बात करते हैं बाह्य श्वसन की। इसमें क्या होता है, गैसों का आदान प्रदान वायु से भरी कुपिका तथा केशिकाओं के रक्त के बीच गैसों के आंशिक दबाव के अंतर के कारण होता है। यहाँ पे आप चित्र में देख सकते हैं, ये गोल गोल संरचना है, ये कुपिका है। ये गोल गोल संरचना आप देख रहे हैं, ये कुपिका है, और ये इधर आप देख रहे हैं ये संरचना, ये है हमारी रक्त केशिका है। रक्त केशिकाओं में यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी होती है, और ये यहाँ पे कुपिका है, ये ऑक्सीजन लेकर आती है। ये कुपिका में ऑक्सीजन भरी रहती है, और यह ऑक्सीजन यहाँ पे रक्त जो केशिका है उसमें कम दबाव के कारण इसमें प्रविष्ट कर जाती है, और यहाँ पे जो CO2 की अधिकता होती है वो यहाँ पे कुपिका में छोड़ दी जाती है। तो यहाँ पे एक आंशिक दबाव के अंतर के कारण ये प्रक्रिया संपन्न हो पाती है। अब हम बात करते हैं आंतरिक श्वसन की बात करते हैं। देखिए आंतरिक श्वसन में क्या होता है, इसमें गैसों का विनिमय केशिकाओं में प्रवाहित रक्त तथा ऊतकों के मध्य विसरण के द्वारा होता है। तो यहाँ देखिए ये आंतरिक श्वसन होता है, यानी जो केशिकाएं हैं और जो ऊतक हैं उनके मध्य ये क्रियाएं होती हैं। तो इसको भी एक शानदार डायग्राम के द्वारा आपको समझाया गया है। देखिए हमारे यहाँ पे सेल्स हैं जहाँ पर CO2 बनती है, उत्पादन होता है CO2 का। ये हमारे रेड ब्लड सेल्स हैं, कोशिकाएं हैं, इनके अंदर O2 और CO2 का यहाँ पे आदान प्रदान होता है, यानी विसरण विधि के द्वारा यहाँ पे गैसों का आदान प्रदान होता है। तो आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। अब देखिए आप एक संरचना ये बिल्कुल आपको समझाने के लिए यहाँ पे दी गई है। हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसके बारे में दोबारा से बताया गया है। आप देख सकते हैं नेजल कैविटी से शुरू होकर फिर ये थ्रोट में ये ब्रोंकाई हैं जो दोनों ओर के फेफड़ों में चली जाती हैं। ये राइट लंग्स है, ये लेफ्ट लंग्स है, ये डायफ्राम है जो एक चद्दरनुमा संरचना होती है। और आप इधर देख सकते हैं ये वॉइस बॉक्स है, यानी जिसे हम कंठ भी कहते हैं। और ये विंड पाइप है जिसे हम ग्रसनी भी कहते हैं। अब देखिए इसको ये एल्वियोली की संरचना यहाँ पे दिखाई गई है, आप देख सकते हैं ये एल्वियोली यहाँ पे। और इसमें हमने डायग्राम में देखा है एल्वियोली छोटी छोटी कुपिकाएं होती हैं जिसे हम श्वसन तंत्र की इकाई कहते हैं। और इसका और ज़्यादा पे विस्तार यहाँ पे देखो अगले चित्र में देख सकते हैं। यहाँ पे ये जो आपको चित्र दिखाया गया है यहाँ पे इसमें देख सकते हैं कि किस प्रकार इनमें गैसों का आदान प्रदान होता है। और गहराई से आप देखना चाहें तो आप इस चित्र में देख सकते हैं, यहाँ पे आपको ये संरचना दिख रही है। इस चित्र में देखें आप तो एक से बढ़कर एक का विस्तार यहाँ पे दिखाया गया है।
अब दोस्तों आप इस मानव श्वसन तंत्र का चित्र बनाकर आप ये प्रैक्टिस करते हैं। बहुत ही सिंपल सा है। आपको एक ये वाई आकार की श्वास नली बनानी है, उसमें ऐसे बस डिजाइन लगानी है और हो गया आपका चित्र तैयार है। उसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना आप, तो इसकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं आसानी से। तो अंत में हमने देखा ये श्वसन तंत्र की इकाई कूपिका है, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले चित्रों में देखी थी विस्तार से। ये एक महत्वपूर्ण क्रिया है, महत्वपूर्ण भाग है जो हमारे श्वसन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसे श्वसन तंत्र की इकाई कहते हैं। दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं और आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। और जब तक अगला वीडियो आता है तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।